नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन एक बहुत पुराना नावल है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट एरिक मारिया का, यानी खामोशी है। पाकिस्तान की सियासत पे अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कुछ हुकूमत और अपोजिशन का कुछ आपस में समझौता सा हो गया है। इस वक्त जो गुस्सा निकल रहा है, जो पाकिस्तान की सियासत जो शेप हो रही है, वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पे शेप हो रही है, जहां देखा तो यही जाता है कि सेंटर ही हुकूमत बनाता है डिपेंडेंट टेरिटरीज में, लेकिन पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों ही को बहुत उम्मीद है कि वहाँ वो कुछ करके दिखाएंगे। और दोनों के ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर डायरेक्टेड है। सबसे पहले सुनते हैं कि बिलावल जरदारी भुट्टो का क्या कहना है। पाकिस्तान का वजीर आजम एक कठपुतली है, पाकिस्तान का वजीर आजम नालायक है, पाकिस्तान का वजीर आजम नाअहल है। कश्मीर में तारीखी हमला हो तो हमारा वजीर आजम का जवाब क्या हो, मैं क्या करूं ना वो वजीर आजम चाहते हैं। अब नाज़रीन हुस्ने इत्तफाक है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का भी इसी किस्म का रद्द-ए-अमल है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल सुनाऊं, वो क्या कहती हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के लिए, मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि शेख रशीद अहमद ने क्या जवाब दिया बिलावल भुट्टो का। साहब ने कहा बिलावल कमांडर है, अब वो कमांड करेगा, आप मदद करेंगे कमांड। बिलावल दिल का जानी है, कश्मीर में जा रहा हूँ, बिल्लो रानी के खिलाफ मैं कोई बात नहीं सुन सकता। बाकी जो मैंने आपको कहा था, ये क्या करेंगे कश्मीर में, इमरान खान वहाँ जीतेगा जी, बल्ला वहाँ जीतेगा। नाज़रीन शेख रशीद का तो आपने सवाल सुना, लेकिन अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जिनके बारे में हमें शक था, बहुत से और लोगों को भी शक था कि शायद वो आज़ाद कश्मीर की कैंपेन को लीड नहीं करेंगी, वो अब आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो चुकी हैं, बहुत तेज़ी से मुजफ्फराबाद पहुँच रही हैं। और इस इलेक्शन ट्रेल पे उनके भी हमले जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे हैं। उन्होंने यकसर नज़रअंदाज कर दिया कि बिलावल भुट्टो उन पर क्या हमले कर रहे हैं, उन्होंने सीधा हमला किया इमरान खान पर। और एक ऐसा सिलेक्टेड जो वोट चोरी करके आता है, उसके दौर में भारत को इतनी हिम्मत हो जाती है कि कश्मीर की हैसियत ही वो बदल देता है। कहता है मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो क्या 22 करोड़ अवाम तुमसे ये सुनने बैठी है? मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि मोदी मेरा फोन नहीं उठाता। मैं सिर्फ ये रोना रो सकता हूं कि अमेरिका का सदर मुझे बुलाता नहीं है। और मैं सिर्फ कौम को ये कह सकता हूं कि कश्मीर के बदले कौम 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करे। पाकिस्तानी सियासत में हो क्या रहा है और कश्मीर का इससे ताल्लुक़ क्या है इलेक्शन का, यहाँ से हम बात का आगाज़ करेंगे। मुझे प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन कर सकेंगे फ़ारूक हबीब साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर सकेंगे। मुझे सरदार नबील गबोल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, मुझे DSNG के ज़रिए वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर सकेंगे। इसी हिस्से में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट और डॉन अखबार के रेजिडेंट एडिटर जनाब फ़हाद हुसैन साहब। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। पर हम MQ में भी बात करेंगे सेकेंड पार्ट से आगे, लेकिन सबसे पहले फ़हाद हुसैन साहब, आपने एक बहुत ही ताबड़तोड़ किस्म का पीस लिखा रेड जोन फाइल्स में द स्वैगर ऑफ पावर, जिसमें आपने ये माना कि बज़ाहिरन वो तमाम मुश्किलात और वो चैलेंजेस जो इमरान खान के सामने थे, बजट को पास करवाना, पंजाब में बजट को पास करवाना, जहांगीर खान तरीन साहब के ग्रुप को हैंडल करना, वो सब चीज़ें जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कामयाबी से हैंडल कर ली हैं। और अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि बॉन्ड भी बड़े कम रेट के ऊपर मज़ीद डेट जो है वो रेस कर लिया, लेकिन उसके बावजूद आपको शक है कि सब कुछ ठीक नहीं है और नए किस्म के चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं। क्यों कहते हैं आप ऐसे? शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, मेरा जो बुनियादी नुक्ता था वो ये था कि इस वक्त अगर आप पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उस पर नजर डालें तो बज़ाहिर ही लगता है कि वो जो एक कशीदगी का जो लेवल था, जिसपे एक दूसरे पे मुसलसल जो है वो सियासी मुखालफिन हमलावर हो रहे थे, और जिसका जो हमने मैक्सिमम उसका जो एग्जाम देखा वो जो बजट के दौरान जो एक दूसरे के ऊपर जो है बसों गिरफ्तार हुए और कॉपियां मारी है, एक दूसरे के उछाली गई। अच्छा, अब ये जो आप देखें पिछले कुछ दिनों से लगता ये है कि कुछ हद तक मामलात खामोश हुए हैं, उस तरीके से वो हमें जंगो जदल नजर नहीं आ रहा। मुझे ये लगता है कि वो ये एक परसेप्शन तो ये बन गया है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उसको कोई बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है, और जो तमाम बड़े चैलेंजेस तो पिछले 5-6 महीने में हुकूमत को दरपेश थे, वो तकरीबन तमाम उसने बखूबी जो है उनका मुकाबला करके उनको खत्म कर दिया है।
और इसीलिए मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं उनके अंदर एक नया एतमाद नजर आ रहा है, कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, जिन इश्यूज पे वो बात कर रहे हैं और जिस शिद्दत से वो बात कर रहे हैं, इससे लगता ये है कि अब वो ये रोजमर्रा के मामलात से बढ़कर वो को बड़ी चीज की तरफ उनकी निगाह जमी हुई है। लेकिन डॉक्टर साहब उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि जो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पिलर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो कि था एहतसाब, उसमें इन जमात को नाकामी होती है और उसकी मिसाल जो है कि यके बाद दीगरे जो अपोजिशन के रहनुमा हैं जिनको नैब ने पकड़ा था और जिनकी अरेस्ट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बगलें बजाई थी, वो सब जो है वो या तो उनको बेल मिल रही है या उनके केसेस के ऊपर जो अदालतें हैं वो नैब की उससे होगा क्या ले रही हैं। देखिए उससे अब मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस तो पीटीआई में है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस के नीचे बहुत कुछ हो रहा है जो उस कॉन्फिडेंस को ठेस पहुंचा सकता है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो बड़े गौर से ज़मीनी हक़ाइक़ को ना देखा, अगर वो अपनी ही बातों पे मुकम्मल करना शुरू हो। रुकिए जरा यहाँ पे फरूख हबीब साहब, वेरी वार्म वेलकम टू दिस डिस्कशन। कल भी हमारी इस हवाले से डिस्कशन हो रही थी कि चेयरमैन नैब जो हैं उनको अब जाने में 2 माह रह चुके हैं और उसके बाद जो तरीक़ाकार है उसमें ज़ाहिर लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी उनका कंसेंसस होगा। इसका मतलब अगला चेयरमैन नैब आ ही नहीं सकता, जो हालात इस वक्त खड़े हो गए और नैब के सारे केसेस एक आध के अलावा सारे ख़त्म हो गए, जितने बनाए थे सब नाकाम हो गए, अदालतों ने ठुड्डे मार के बाहर निकाला नैब को। और अब जो ये फ़ारूक साहब कह रहे हैं कि सॉरी जो फ़हद कह रहे हैं कि सब लोग छुटते चले गए, आपका जो मेन नैरेटिव था करप्शन के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी वो सब ख़त्म हो गया। देखिए बुनियादी तौर के ऊपर पहली तो ये चीज़ है कि इस मुल्क के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी है ये तो कभी मौजू ही नहीं रहा है, कभी मौजू ही नहीं रहा। कैसे नहीं रहा मैं ज़रा बताता हूँ क्यों। जब पीपल्स पार्टी और नून लीग की दोनों इक़्तिदार में थे, मुकमुका था, अकाउंटेबिलिटी तो कभी इनका इशू ही नहीं था। इसको रेलेवेंट किसने बनाया? रेलेवेंट बनाया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आके, जब उन्होंने बार बार इसके ऊपर बात की और कौम को भी बताया कि ये करप्शन है जो मुल्क को दीमक की तरह चाट, लेकिन जा नहीं रहा। सुन लेना, ये जो लीडरान यहाँ बैठे हैं, जो आज मुल्क से कोई बाहर बैठा है, किसी का पूरा ख़ानदान फरार है, अदालतें बुला रही हैं, उनकी सज़ाएं बहाल हो रही हैं, वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। अभी जो जरदारी साहब के केस से जुड़े जो लोग हैं, 33 अरब रुपए नैब ने उनसे रिकवर किया है। 400 अरब रुपए से ज़ायद जो है वो नैब करप्शन का पैसा जो है वो रिकवर कर चुकी है। इससे पहले तो हमने कभी नहीं सुना था कि इतने पैसे रिकवर हुए हैं। इसका मतलब ये है कि किसी जगह पर करप्शन मौजूद थी, किसी जगह के ऊपर जो है वो रिकवरियाँ भी हुई। अब आ जाते हैं सिस्टम की बेहतरी के हवाले से। ये वैसे आगे पीछे की रिकवरी है, ये बड़े केसेस की रिकवरियां नहीं है, ये कोई पीएमएलएन की रिकवरियां नहीं है। एक मिनट, ये उनसे जुड़े लोग ही हैं जिनसे रिकवरियां भी हुई हैं। और मेरी बात आप ये ज़हन में रखें कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जो करप्शन की है। आपका क्या ख्याल है? ये ओमनी ग्रुप जरदारी साहब से रिलेटेड नहीं, उनसे हुई है रिकवरी। किससे और किससे हो रही है? बहुत सारे रिलेटेड लोग जो हैं, बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर प्री बार्गेन की, मेन केस से रिलेटेड है अपना। अब एक मिनट सिर्फ मुझे जरा ये नैब वाले मामले पे आना। देखें यहाँ पर जरूरत क्या है, यहाँ जरूरत क्या है कि अगर तो ये अकाउंटेबिलिटी से संजीदा है, जो कि नजर आता है ये नहीं है, तो नैब के कानून को तगड़ा करने की जरूरत है। वो क्यों करेंगे? उनके प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को तगड़ा करने की वो क्यों करेंगे? तो फिर जो जिनकी कमिटमेंट है, हमारी कमिटमेंट है, नैब तो इंडिपेंडेंट इदारा है, काम तो जो मौजूदा नैब ने मौजूदा लॉज के मुताबिक नैब की परफॉर्मेंस करना है। आप नैब की नहीं, देखें बात क्या है, मामला ये है, जैसे मैंने पहले आपको कहा, इस सिस्टम को पनपने नहीं दिया गया। इसको तो पहले ही इसके पांव काट दिए जाते थे। याद है आपको वो साबिक चेयरमैन नैब की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उदैबिया केस के अंदर उन्होंने कहा था कि मैं तो अपील नहीं दायर कर सकता, जब नैब को उन्होंने कहा था आज नैब हमारे सामने फौत हो गया। वो रिमार्क्स आपको याद है? वो नैब याद है आपको? अब मामला ये है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल रेटिक है जो ये क्रिएट करते हैं जी, इंतकामी कार्रवाई हो रही है जी, हमारे से पूछा जा रहा है। हाँ, लेकिन हम भाई अगर आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं थी तो आपने पूरी कौम ने पनामा केस को देखा, आपने फॉलो किया, सवाए कतरी खत के कुछ नहीं था। गेबोल साहब, सवाए जो है वो इनके पास रसीदें किसी केस के अंदर नहीं थी, कुछ नहीं निकला। गेबोल साहब, आप भी तवक्को करते हैं कि जैसे पीएमएलएन की लीडरान के केसेस आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो गए, इसी तरह आपके सारे लीडर भी फारिग हो जाएंगे केसेस से? सबसे पहले मैं फारूक से ये पूछना चाहता हूँ, वो रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को, ज़ाहिर है मिनिस्टर इंफॉर्मेशन के स्टेट के, उनसे सिर्फ मेरा ये सवाल है, ज़रा ये मुझे बताएं कि आपने अभी कहा
जरदारी साहब से जुड़े हुए लोगों से पैसे निकाले हैं। आप लोगों ने तो पहले दिन से ये शोर मचाया कि जी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चोर है, डाकू है, मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप चोर हैं, डाकू हैं। अभी तक पीपल्स पार्टी के लीडरशिप से यानी जरदारी साहब से या मियां नवाज शरीफ से आप लोग ने, नैब ने कितने पैसे निकाले हैं? ये ज़रा नैब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे कि ये डील हुई है। वो जो जिसको कहते हैं ना, वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, वो जो डील करते हैं नैब वाले, पैसे लेके छोड़ देते हैं, वो किसके साथ हुआ है? आप तो उनको छोड़ते हैं ना कि जिनके साथ नैब जो है पैसे रिकवरी कर लेती है और रिकवरी के बाद कह दीजिए इतना अमाउंट रिकवर हो गया और हमने उसको रिलीज किया। आप मुश्ताक रईसानी के जो पैसे पकड़े हैं, जो सेक्रेटरी फाइनेंस ऑफ बलूचिस्तान के, उससे आपने कितने पैसे निकलवाए? आपने फालूदा, छाबड़ी वाले, पापड़ी वाले, पता नहीं किस किस के इल्ज़ाम लगा लिए कि जी ये जरदारी साहब के अकाउंट होल्डर्स हैं, ये उनके पैसे थे, आपने उनसे निकाला है। तो आप प्रेस के सामने लेकर हमें भी तो पता चले ना जी, हमारी लीडरशिप ने जो है फिला के नाम पर जो है अकाउंट्स बनाए थे और वहां से पैसे निकालते थे। यार ये सब देखे हवाई बातें, आप लोग, ये फेरी टेल था ये सारा। जितना भी आप लोगों ने बताया ना कि जी इतने करप्शन हुए, एक चीज भी आप लोग साबित नहीं कर सके। अल्टीमेटली क्या हुआ? बिल्कुल फाद साहब ने सही लिखा। अल्टीमेटली ये हुआ कि नैब ने जितने भी ये केस 400 अरब की बात की है, 400 अरब भी मैं चैलेंज करता हूं, ये पेपर्स पे हैं। 400 अरब के बारे में आप बताएं कि किससे रिकवर आपने किया? आपने मुस्लिम लीग नून से तो नहीं किया, आपने पीपल्स पार्टी से तो नहीं किया, तो आपने किससे रिकवर किया? दूसरी तरफ आपके जो ये रिंग रोड वाला जो केस चल रहा है, दूसरी तरफ आपका ये जंगदुम का चल रहा है, ये बीआरटी का चल रहा है, उसके बारे में आप लोग बात नहीं करते हैं। तो कौन चोर, कौन डाकू और कौन जो है फरिश्ता है, ये इसका फैसला मेरे ख्याल में वो भी नैब का चेयरमैन ही करेगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। देखें, फरूख से ले लें जवाब। फरूख हबीब साहब, जी फरूख साहब, देखिए मामला उन्होंने चैलेंज कर दिया है, वो नहीं मान रहे आपकी। थोड़ा फैक्ट से बात करते हैं। देखिए मामला क्या है, 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, ओमनी ग्रुप की 1 शुगर मिल थी, जब हुकूमत जाती है 11 शुगर मिलें थी। जब आप देखें तोशाखाना केस के अंदर जो जरदारी साहब की BMW की जो पेमेंट्स हो रही हैं, जो BMW तोहफे में मिली हुई थी, उनकी पेमेंट्स अंसारी शुगर मिल से हो रही है। आसिफ अली जरदारी एक निजी टीवी चैनल के शो पे बैठ के खुद कहते हैं कि मेरे दोस्त हैं जिन्होंने जो है वो ये फेक अकाउंट्स या जाली अकाउंट्स जो हैं जिन्होंने बनाए हुए हैं। मुझे आप ये बताएं कि जिस नैब के आगे आप इल्तवाएँ लें, जिस नैब के खिलाफ केस के खिलाफ आप अपीलें दायर करें, आप मुल्क से जाके बाहर बैठ जाएँ। 6 इल्तवा जो है वो मरियम सफदर के वकील पिछले 6 माह के अंदर ले चुके हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी अपील दायर की हुई है। शहबाज शरीफ के केस के अंदर ये 100 से ज़ायद गवाह हैं, 14 गवाहों पे जरा मुकम्मल हुई है। ये आए ना, ये कहें डे टू डे केसेस सुने, हम कोई गैर ज़रूरी इल्तवा नहीं लेंगे, हमारे केसेस का फैसला कर लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो हकाइक हैं वो इसके बरक्स हैं। ये सिर्फ एक नैरेटिव बनाने की ये कोशिश करते हैं। मुझे ये बताएं, जहां इतने बड़े लेवल पे अगर करप्शन हो रही थी, ये 400-450 अरब रुपए रिकवर हुआ जहां से भी, उस सिस्टम के दौरान हुकूमत में कौन लोग थे? इस सिस्टम को पनपने के लिए अलाउ कौन करता रहा? फहद हुसैन साहब, बेसिकली फरूख हबीब साहब ये कह रहे हैं कि अदालतों से अगर लोग टेक्निकल बुनियादों पे उनको रिलीफ मिल भी जाती है, तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का जो अपना बयानिया है इस करप्शन के हवाले से, उसको बड़ी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की सपोर्ट है। ये बैंक अकाउंट्स, ये ट्रेल, ये पेमेंट्स कहाँ से हुई, तोशा खाना, गाड़ियों की पेमेंट कौन कर रहा था, ओमनी ग्रुप की फैक्ट्रियों में कैसे इजाफा हो गया, और इनका बयानिया जो है वो सियासी तौर पर स्ट्रॉन्ग खड़ा है। डॉक्टर साहब देखिए, उसमें ना जो सियासी बयानिया बनता है उसके पैर तो होने चाहिए। अब पीटीआई का जो सियासी बयानिया था इलेक्शन से पहले, वो इतना ताकतवर और इतना मौसर इसलिए था क्योंकि उस वक्त आपको उसकी लीगल लेग्स की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि भाई ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, और क्योंकि एक तासुर बना हुआ था और पीटीआई की जो कम्युनिकेशन एबिलिटीज है जबरदस्त हैं, तो उन्होंने वो इस तरह का बयानिया बनाया कि वो जो है वो लोगों के जहनों में बैठ गया। उसके बाद जब ये पीटीआई गवर्नमेंट में आ गई तो अब उस बयानिए के पर निकालने थे और पैर निकालने थे। वो बनते हैं अदालतों से और कानून से। अब आप अदालतों से आप जो मर्जी कहें कि प्रोसिक्यूशन वीक है या वो नैब के पास जो है वो अच्छे लोग नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली देखिए जो इनोसेंस है या गिल्ट है वो तो कानून के तहत अदालत ही करती है। तो अगर अदालत इन केसेस को गलत कह रही है और कह रही कि इनके अंदर मेरिट नहीं है,
तो फिर जो इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी का लॉ है वो आ जाता है। अब उसकी बुनियाद पे आप बयानिया जो मर्जी बना लें, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बयानिया अगर खत्म नहीं हुआ तो कमजोर जरूर हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा, आखिर में लास्ट कमेंट ब्रेक से पहले जनाब जवाब दे दें इसका। इंटरेस्टिंग, उन्होंने इंटेलिजेंट पॉइंट रेज किया। उन्होंने कहा कि आपने देखें, मैं टेस्ट नहीं था उस वक्त आपका हुआ। बुनियादी चीज क्या है? बुनियादी चीज ये है कि केस का फैसला किसने करना है? वो तो अदालत ने करना है ना, नायब अदालत ने करना है। एक देखें, सबसे आप हमेशा जो है ना वो पूरी देख तो नहीं चखते ना, आप एक चावल चखते हैं। मैं सिर्फ आपको बुनियादी चीज ये देना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ को नायब अदालत से सजा हुई, सजा होने के बाद उन्होंने खुद अपील दायर की, अपनी ही अपील के ऊपर आकर वो मुल्क में वापस आकर अपने मामले को डिफेंड करने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके दिल में चोर है। आप जो है कहते हैं मैं बाहर बैठे बैठे जो है वो मरियम साहबा कहती हैं कि उनकी जान की जमानत दो। जान की जमानत ये है, क्या लंदन में जान की जमानत है? किसी की जान की जमानत नहीं है ना, जो अल्लाह को पता है जिंदगी मौत का। लेकिन जमानत किस चीज की मांग रहे हैं कि नवाज शरीफ को जेल ना जाना पड़े, उससे पहले को सेटलमेंट करो। नवाज शरीफ को जो है लूटा हुआ पैसा जो है वो वापस ना करना पड़े, उसके ऊपर सेटलमेंट करो। इस मुल्क के अंदर एनआरओ तो लेते रहे हैं या टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर छुप जाते रहे। हुदैबिया का जो केस था कितना क्लासिक केस था जो करप्शन के हवाले से था। सिर्फ उसके ऊपर क्या है कि आप चाहे उसकी रिव्यू पिटीशन उठा के देख लें, 35 सफ़ों का फैसला है। हर सफ़े पे ये लिखा हुआ है कि टेक्निकली क्यों लेट हुआ, टेक्निकली क्यों लेट हुआ, मेरिट पे एक दिन नहीं सुना गया था। तो इन तमाम चीज़ों को हम भी देख रहे हैं। हम चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म दिया कि 120 अदालतें बनाएं, उसमें कोशिश की है 30 के करीब अदालतें बन जाए। इनके पास 100 तरीके हैं अल्तवा लेने के, इस ट्रायल के सिस्टम को कमजोर करने के हवाले से। ब्रेक ले लूं नाज़रीन, ब्रेक के बाद इस इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। अब मुझे इस वक्त स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं फ़ारूक हबीब साहब और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सरदार नबील गहबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। गहबोल साहब, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में बिलावल जरदारी भुट्टो साहब ने बहुत ही ताबड़तोड़ उन्होंने हमले किए मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के रेफरेंस से, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा ने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी तमाम तर जो फोकस है अपना वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर रखा। क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो हमले कर रहे हैं PMLN के ऊपर? देखिए, हम समझते हैं कि अगर आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन देखी जाए तो वहाँ पर जो असल मुकाबला है वो पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून से है। तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने भी आज़ाद कश्मीर के लिए, कश्मीर के कॉज के लिए भुट्टो साहब से लेकर शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तक जो उन्होंने एक जंग लड़ी है वो आवाम के सामने बिलावल लेकर गए हैं। और दूसरी तरफ मरीम साहिबा जो है वो वहाँ जाकर जलसे में जो है वो कहती हैं कि मैं कश्मीरी हूँ, मेरे वालिद भी कश्मीरी हैं और मेरी वालदा भी कश्मीरी थी। तो वो कैश कराना चाह रही है कि जी वो कश्मीर ब्लड जो है लाइन उनका चल रहा है, और प्लस काम उनकी भी दौर में कश्मीर में कुछ ऐसा ख़ास नज़र नहीं आया जो पीपल्स पार्टी ने किया है। तो हम समझते हैं हमारा असल मुकाबला पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून से है, और हमारे रास्ते वैसे भी जुदा है। अगर देखें, हमारे लिए PTI हो या मुस्लिम लीग नून हो, दोनों हमारे मुखालफिन जमाते हैं, और 2023 के भी इलेक्शन में हमारा असल मुकाबला मुस्लिम लीग नून के साथ होगा। क्योंकि ये असेसमेंट आपने कैसे की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि तहरीक इंसाफ जो है जो सेंटर की पार्टी है वो मैटर नहीं करती आज़ाद कश्मीर में? क्योंकि तारीख तो यही है कि जो सेंटर होता है वो मैटर करता है आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में। तो ये अंदाज़ा आपने कैसे लगाया है कि तहरीक इंसाफ जो है वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में उसकी स्टैंडिंग नहीं है, वो आपके मुकाबले में नहीं उतर सकती? डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं कि गिलगित में भी पोजीशन ऐसे ही था, लेकिन गिलगित में भी वादे किए गए कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि जी बिल्कुल वहाँ पर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी और इलेक्शन कमीशन आज़ाद है। लेकिन आपने देखा कि वहाँ पर किस तरह कैंडिडेट्स को ही ख़रीद लिया गया। हम समझते हैं PTI का इतना असर ज़रूर है कि वो फेडरल गवर्नमेंट में है। लोगों को आप देखें, आपका जो एक वफाकी वज़ीर है उसका आज सोशल मीडिया में कितना चला है कि वो नोटों की गड्डी जो है लोगों को दे रहा है,
और वो कह रहा है कि जी ये फ़िलां पुल के लिए, फ़िलां रोड के लिए 1 महीने के अंदर ये रास्ता भी बन जाएगा, रोड भी बन जाएगा। ये आप लोगों को लालचे देकर वोट तो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि पब्लिक आवाम जो है वो जानती है कि पीटीआई एक ऐसी जमात है जो पहली दफ़ा आई है और पता नहीं कब तक रहेगी। तो लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक बहुत ही पुरानी जमात है, 3 बार वजीर आज़म रह चुके हैं। तो लोगों का रुझान जो है वो दोनों पार्टी की तरफ है। तो हमें मुस्लिम लीग नून के भी वोट काटने, हमें पीटीआई का ये जो तरीकेकार है उसको भी रोकना है, और हमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने वालों की तरफ भी हम जा रहे हैं। ठीक है फारूक हबीब साहब, बड़े अफसोस की बात है कि हुक्मरान जमात जो है सेंटर की, उसको पीपल्स पार्टी वाले किसी खाते में ही नहीं ला रहे, वो आपको किसी गिनती भी नहीं दे रहे। चलें, अच्छी बात है जी। ये तो फिलहाल तो अभी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, लड़ते नहीं। अपोजिशन एक दूसरे की अपोजिशन कर रही है, एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, ये करते रहें, हमें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए, 2 बुनियादी चीज़ें। बुनियादी चीज़ ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो इंतखाबात हो रहे हैं। इंतखाबात में आप जाएँ, अपनी कारकर्दगी का बताएँ, आप क्या करेंगे मंशूर बताएँ। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर आप खड़े हो के पाकिस्तान का मुल्क का जो वज़ीर आज़म है उसके बारे में जब आप इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, वो आपकी गुफ्तगू भारतीय चैनल्स के ऊपर हेडलाइंस बना के जो है वो चलाई जाती है, और उसके ऊपर फिर भारत जो है वो प्ले करता है इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, और उन फोरम्स की बुनियाद के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की जो कश्मीरियों की स्ट्रगल है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। अब वज़ीर आज़म इमरान खान हैं जिन्होंने मोदी की, आरएसएस की जो हिंदुत्वा की सोच है वो दुनिया में मुतारफ करवाई, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम हो, चाहे वो ट्रंप के साथ मुलाकात ये कहते हैं वो सिर्फ बोलते हैं, चाहे वो अमेरिका के हवाले से बात हो। देखें, बात सुन, 5 अगस्त हो गया, इमरान खान एक मिनट मुझे आप ये बताएं, क्या न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो पीपल्स पार्टी नून लीग के दौर के अंदर उसने कितने आर्टिकल लिखे मोदी के खिलाफ या भारत के खिलाफ या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ? आज वो लिख रहा है, क्योंकि जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बात करते हैं तो दुनिया सुनती है, उनको संजीदा लेती है। लिहाजा आप ये देखें कि पूरा वेस्टर्न मीडिया, पूरा नैरेटिव टर्न अराउंड हुआ, मोदी मजबूर हुआ, उसको कश्मीरी क़यादत को बुलाना पड़ गया। आज मोदी वहाँ से फंसा हुआ है, वो तो वहाँ से निकलना चाह रहा है जिस अंदाज से उसको लोकली प्रेशर पड़ा। आज मुझे बताएं कि कोई कश्मीर के अंदर प्रो इंडिया वहाँ पर बात नहीं कर सकता, मुश्किल हो गया वहाँ पर प्रो इंडिया पॉलिटिक्स वहाँ पर नहीं कर सकता, क्योंकि कश्मीरियों की तहरीक के साथ उनका सच्चा सफीर इमरान खान खड़ा है। आपके बैठने से पहले बिलावल भुट्टो का 21 सेकंड का टुकड़ा मैंने सुना है, मैं आपको दोबारा देखें, जहां तक रह गई बात, देखें फिर वो आ जाती बात इल्जामात की कि राजीव गांधी आए थे, यहाँ से कश्मीर के बोर्ड किसने उतार दिए थे, किसने किसकी लिस्टें किस तहरीक की किसके हवाले कर दी थी, ये बातें और तरफ चल पड़ती हैं। हम ये कहते हैं कि कश्मीर कॉज के ऊपर एक स्टांस के साथ, एक आवाज़ के साथ हमें चलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब आप कश्मीर के ऊपर बात करते हैं, अब आप जाएं, हमने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये इसी तरह कहते थे कि मुकाबला नून पीपल्स पार्टी का है, लोगों ने हमें मुंतखब किया। आज वहां पर पीएसडीपी में जो बजट में रिकॉर्ड तरक्याती बजट हमने एलोकेट किया है जीबी के अंदर, उसकी टूरिज्म को उठाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को उठाने के लिए। जरा दिखाइए, यहाँ पर अगर हमारा कोई वजीर जाके बात करता है तो कश्मीरियों की महरूमियां दूर करने की बात करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बनाने की बात से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहते हैं। 21 सेकंड का टुकड़ा मैं दोबारा सुनाना चाहता हूँ फारूक हबीब साहब को भी और गैबुल साहब को भी। पाकिस्तान का वजीर आजम एक कठपुतली है, पाकिस्तान का वजीर आजम नालायक है, पाकिस्तान का वजीर आजम नाअहल है। कश्मीर में तारीखी हमला हो तो हमारा वजीर आजम का जवाब क्या हो, मैं क्या करूं ना वो वजीर आजम चाहते हैं। गिबल साहब, अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती, अगर बिलावल ज़रदारी भुट्टो प्राइम मिनिस्टर होते और 5 अगस्त का वाक़या हो जाता, ये ट्रेजेडी हो जाती, तो आपकी पार्टी क्या करती? नहीं, हमारी पार्टी क्या करती, मतलब हमारी पार्टी जाहिर है वो कश्मीर कॉज के लिए तो कभी हम, आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करते, हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, किसी सूरत में भी नहीं करें। तो क्या जंग करते हैं? हमें देखे ना, हम तो समझते हैं कि कुछ जंग करते क्या किया, मुझे बताए ना कि एक नहीं, मैं देखिए जंग इस मसले का हल नहीं है, जंग मसले का हल नहीं है, जंग इसलिए मसले का हल नहीं है, जंग 2 न्यूक्लियर पावर है, हम जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ना इंडिया कर सकता है। लेकिन अगर इंडिया ने ज़ाहिर मुसलत किया तो जवाब तो देंगे, खामोश तो नहीं रहेंगे। अगर इंडिया जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करती है तो मारेंगे उनको। वो जवाब क्या देना था जो इन्होंने नहीं दिया? मारा है हमने, और वही सवाल है, बात ये है कि जवाब आप
तवक्को करते थे इमरान खान से, जो आप समझते हैं कि इमरान खान निकम्मा है, उसने नहीं दिया, वो क्या था जो करना चाहिए था? इमरान खान ये जब अब इमरान खान को ये नहीं करना चाहिए था कि इलेक्शन कैंपेन में मोदी की मदद करते हो कहते हैं कि अगर मोदी कामयाब होगा तो फिर मैं समझता हूँ कि कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। इमरान खान साहब को ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। इमरान खान को ये 5 अगस्त के बाद जो है, अभी जो है बीच में इमरान खान ने ये जो सिखों का जो ये करतारपुर जो बॉर्डर खोला है, मेरे ख्याल में ये वक्त नहीं है अपने सबसे जो ऐसा मुल्क जो सबसे मैं समझता हूँ करतारपुर जो सबसे ज़्यादा आपके को अंदर से खाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो अभी जो हालिया बम धमाका हुआ है लाहौर में। दो चीजें कही ना आपने, एक तो मोदी के लिए उन्होंने पैगाम दिया था वो नहीं देना चाहिए था इलेक्शन से पहले, मई 2019 का जो उनका जो ट्वीट है वो उनको नहीं करना चाहिए था। दूसरा ये कि करतारपुर कॉरिडोर नहीं खोलना चाहिए। इसके अलावा आप क्या करते? आप करतारपुर कॉरिडोर ना खोलते, मोदी के लिए ट्वीट ना करते, और क्या करते बिलावल भुट्टो? देखिए ये जो बातें आप कह रहे हैं ना, आप क्या करते बिलावल भुट्टो, ये तो बिलावल साहब ही खुद सही बेहतर बता सकते हैं कि वो और क्या क्या करना चाहिए। लेकिन हमें भारत के सामने कभी भी ना पहले कमज़ोर अपने आप को हमने दिखाया, ना अब हम कमज़ोर हैं। और ये किसका क्रेडिट किसको जाता है? जिसने इस मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाया, 2 लोगों को क्रेडिट जाता है। भुट्टो साहब को जिसने न्यूक्लियर पावर लेकर आए, और ब्लास्ट जिसने किया था वो नवाज शरीफ। तो मैं समझता हूँ कि ये जब हम एक न्यूक्लियर पावर है तो फिर भारत को मजाल नहीं है कि वो मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखे। तो इस तरह के इकदाम मैं समझता हूँ कि और क्या हो सकते हैं, ये तो बिलावल साहब सही उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन हमें जो है ना आंखों में आंख डालकर बात करनी चाहिए, झुक के नहीं बात करनी चाहिए। फारूक हबीब साहब, बुनियादी तौर पर कश्मीर पे पीपल्स पार्टी और पीएमएल का नैरेटिव ये है, वो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में मसलसल ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, इमरान खान ने तकरीरें करने के अलावा, ट्वीट करने के अलावा, आर्टिकल लिखने के अलावा कुछ नहीं किया। नहीं, देखें मेरी बात सुने, यही क्या है मुझे जो समझ आई। देखें आज क्या है, आज आपकी जो अभी ये बात कर रहे हैं कि दोनों न्यूक्लियर रियासतें हैं, ये वॉर ऑफ ओपिनियंस हैं। यहाँ से कुलभूषण यादव पकड़ा जाता है, उस कुलभूषण यादव को डीजी ISPR को बिठा के परवेज रशीद को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, आपके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता। आज अगर जो वो बात कह रहे थे कि मोदी आ जाता है, घर आ जाते हैं, ये कहते हैं जी वो तो हमारे घरों में आता था, वो तो हमारे बड़े ताल्लुकात थे, तो रियासत को क्या फ़ायदा था आपके ज़ाती ताल्लुकात का? जिस दिन आया था उस दिन आप कमरा बंद कर लेते, कुंडी लगा लेते, कहते जी उठो, तब उठेंगे जब कश्मीर का मसला हल करके उठेंगे। उस दिन तो बिरयानी की, साड़ियों की, आमों के तोहफों की बात होती रही, कश्मीर का तो जिक्र ही नहीं था। सीरियसली समझते हैं ये सुन लेना, सुन ले, आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कमरे में बंद कर ले। नहीं, कहते ना हमारी दोस्ती थी, तो दोस्ती में बड़ी बेतकल्लफी होती है, तो उसमें आप कश्मीर की बात भी कर लेते। आप हलफ पे चले जाते हैं, वहाँ पर हुर्रियत रहनुमाओं को आप मिलना नहीं पसंद करते, भारतीय अदाकारों को मिलने चले जाते हैं, आप जंदाल को मिलने चले जाते हैं। यहाँ पर फॉरेन ऑफिस का एक क्लर्क भी वहाँ नहीं होता जो बैठ के आपके नोट्स ले ले, आप क्या बात कर रहे हैं। देखें आज बातें वो लोग कर रहे हैं जिनके दौर के अंदर जो है कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप ये देखें कि कहते क्या करते हैं, फजलुर रहमान साहब को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन लगा देते सियासी रिश्वत के तौर के ऊपर, उनको जो है उसके पर्क्स दे देते। इस मुल्क में होता क्या रहा है? आज जो कश्मीर की बातें हो रही हैं, कश्मीर की जितनी जद्दोजहद को, कश्मीरियों की जद्दोजहद को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आलमी सतह के ऊपर उजागर किया है। आलमी सतह पर कश्मीरियों के ऊपर जो भारत बयानिया बनाता था वो मैं टीवी पे नहीं बता सकता, क्योंकि आज सही मानों में एक पिक्चर पेश हुई कि भारत वहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ कर रहा है, और ये हम भारत को एक्सपोज करते रहेंगे। और हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उन पर हम करेंगे। पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया, हमें बड़ा प्रेशर आया हमारी ताजर बरादरी की तरफ से, तिजारत खोलें, कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जो सिर्फ वहाँ से आते हैं, अगर तो खोलने लगे थे ना आप तिजारत, सुन लेना। तो उसके ऊपर काबीना ने स्टैंड लिया, उन्होंने कहा जब तक 5 अगस्त के इक़दाम से नहीं हटेंगे। दूसरी बात मुझे बताएं कि भारत यहाँ पर आता है, हमारे 4 दरख्त शहीद करके चला जाता है, हम उनके 2 जहाज़ गिराते हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली में खड़े होकर कहा था कि हम रिटेलिएशन का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे, मुंह तोड़ जवाब दिया। वो इसी वज़ीर आज़म ने जवाब दिया जिसके बारे में बिलावल को किसी ने लिख के 4 लफ्ज़ दे दें, उन्हें उनके ना मानी का पता होता है, ना उनके असर का पता होता है,
वो वहां पर खड़े होकर तकरीर कर देते हैं। साहब, इसमें क्या असर है? केबल साहब, इस पे आपका क्या रद्दअमल है? जो इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था पाकिस्तान की तरफ से बालाकोट की स्ट्राइक के बाद, उसे तो यकीनी तौर पे आप सराहते होंगे। नहीं, मैं इस बात पे हैरान हूँ कि क्या इमरान खान की जगह कोई और होता, अगर बिलावल होता, क्या रिटेलिएट हम नहीं करते? देखिए, रिटेलिएट जो है क्योंकि हमारी माशाल्लाह हमारी अफवाज, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, मैं समझता हूँ कि भारत से कम नहीं है, और भारत भी इस चीज़ों को समझता है। और जिस तरह रिटेलिएट किया है पाकिस्तान एयरफोर्स ने, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। हमने उनके 2 जहाज़ गिराए हैं, तो ये इमरान खान ने खुद पायलट की सीट पे बैठ के नहीं गिराया। उनकी अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, अच्छी बात है, हम उसकी तारीफ़ करेंगे। इमरान खान की अगर इस तकरीर की मुझे तारीफ़ करना पड़े तो मैं ज़रूर करूँगा कि उसने ये कहा कि वी विल नॉट थिंक, वी विल रिटेलिएट। यही होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसके पीछे हमारे आर्म्ड फोर्सेज है जो कि बड़े स्ट्रॉन्ग है, और वो किसी को भी कभी भी भारत को क्योंकि हमारे इस वक्त सिर्फ भारत का मसला हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अब आगे जाके अफगानिस्तान का भी करें। हमारे बॉर्डर्स पे हमारे लिए ख़तरात जो है वो बहुत ही सीरियसली हमारे सर पे खड़े हैं। उनको रिटेलिएट करना गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी। किस तरह फॉरेन पॉलिसी बनाती है, फॉरेन मिनिस्टर एक बात करता है, प्राइम मिनिस्टर एक बात करता है। कश्मीर का अलग इशू है, अफगानिस्तान का अलग इशू है। 40% अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो गया है। तालिबान का क्या वहाँ पर मोटिव्स हैं, ये सब कुछ हमारे फॉरेन मिनिस्टर को आके असेंबली में एक स्टेटमेंट देना चाहिए। वो अभी तक उन्होंने नहीं दिया कि हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये जो कौमी सलामती कमेटी जो एक बनाई गई नबील केबल साहब की तरफ से, वहाँ पर ब्रेक लेने दीजिए। अफगानिस्तान का भी आपसे समझते हैं कि आपकी पार्टी का अफगानिस्तान पे क्या मौकफ है। मेरे साथ रहिए, एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि कराची में जहां ये फैसला हो चुका है, अंदाज़ा लगता है कि मुर्तज़ा वहाब साहब को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। उस पर क्या रद्दअमल है तहरीक इंसाफ का, उस पर क्या रद्दअमल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। थोड़ा सा कराची के हालात पर नज़र दौड़ा लेते हैं, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, ये लग रहा है अखबारी इत्तलात से, फैसला किया कि मुर्तज़ा वहाब साहब को एडमिनिस्ट्रेटर वहां का मुकर्रर किया जाए, जिसके ऊपर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान सरजमीन पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीनों जो हैं वो शदीद रद्द-ए-अमल और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हो सकते हैं वो हम कोशिश करेंगे कि अरशद वोरा साहब से, जो एक्स डिप्टी मेयर रह चुके हैं MQM के और भी पाक सरजमीन पार्टी में हैं, उनसे भी उनका रद्द-ए-अमल ले लें। लेकिन क्विकली फ़ारूक हबीब साहब, क्या है इस पर, तहरीक इंसाफ को क्या एतराज़ है इस पर? देखें, बात यह है कि कराची के हवाले से ये तय हुआ था कराची का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो नॉन पॉलिटिकल होगा। अच्छा, आपके इल्म में है जब कराची की एपेक्स मीटिंग हुई थी और सारी मीटिंग हुई, सारी कौमी क़यादत वहाँ पर जमा हुई, कराची ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान बना। आज का मैं आपको बता देता हूँ K4 का मंसूबा जो पिछले 8-10 साल से नहीं चल पा रहा था, उसकी एग्जीक्यूशन के हवाले से सिंध गवर्नमेंट की कैपेसिटी नहीं थी बना सके उस मंसूबे को। वापडा को दिया गया, विद इन 6 मंथ्स आज उन्होंने साइन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है एक ऑस्ट्रियन कंसल्टेंसी फर्म को जो उसका डिज़ाइन तैयार करेगी, और 2023 से पहले जो है वो मंसूबा 2023 के मिड में जाकर मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। 650 मिलियन गैलन कराची के लोगों को पानी मिलेगा। यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट की कराची के नाले साफ़ करने की कैपेसिटी नहीं है। हर साल बारिश आती है, कराची डूब जाता है। यहाँ पर अब पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर होगा तो वो किस अंदाज से कराची को लेके चलेगा, कराची के स्टेक होल्डर्स को रिप्रेजेंट करेगा, वो मैं समझता हूँ कि एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन है। अरशद वोरा साहब, आप डिप्टी मेयर रह चुके हैं कराची के, पाक सरजमीन पार्टी से आपका ताल्लुक है, MQM से आपका ताल्लुक रह चुका है। क्या एतराज़ और खौफ है आपको मुर्तज़ा वहाब के एडमिनिस्ट्रेटर बनने पे? देखें, सबसे पहले जिस तरह अभी फारूक हबीब साहब ने कहा कि 13 साल तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को वैसे ही हो गए, ठीक है ना। कराची में सबको पता है कि जो कुछ भी, चाहे वो डेवलपमेंट के काम हो या कराची में कोई भी प्रोजेक्ट्स हो, कोई एक प्रोजेक्ट ऑन नहीं हो सकता। एक कराची में ट्रांसपोर्ट में एक नई बस शामिल नहीं, 13 साल में एक नई बस शामिल नहीं हो सकी, पानी की एक बूंद शामिल नहीं हो सकी। कराची जो है वो बिल्कुल पीछे से पीछे होता चला जा रहा है। पॉपुलेशन का इशू है, कराची में कौन सा ऐसा इशू है जो कि ये 13 सालों में बढ़ा ना हो, और कहीं पे भी पीपल्स पार्टी हैज नॉट डिलीवर्ड। एज फार एज ये मुर्तज़ा वहाब को जो एडमिनिस्ट्रेटर लगा है, बिल्कुल सही बात है कि पॉलिटिकल एक इन्फ्लुएंस, एक बंदा जो पॉलिटिकली इन्वॉल्व है, एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो पार्टी पहले ही इस वक्त जिस तरीके से प्लान आउट कर रही है बल्दियाती इंतखाबात से पहले,
कराची को जो है, कराची में डिस्ट्रिक्ट्स नए कर दिए, कराची को अपने जो पॉलिटिकल जियोग्राफी इनकी है उस हिसाब से कराची को ये टुकड़ों में बदल रहे हैं ताकि जो है मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट जो है उसको कैप्चर कर सके ये पॉलिटिकली। तो ये ठीक नहीं है। पीपल्स पार्टी का मौकफ ले ले जरा गैबोल साहब, ये ठीक है कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, एक नीजक रिएक्शन होगा कि अपनी पार्टी को आप डिफेंड करेंगे, लेकिन कराची से भी आपका ताल्लुक है, यू नो सन ऑफ द सॉइल, वहां के मसाइल आपके सामने हैं, क्यों लगा रहे हैं आप दोबारा एक टेस्टेड एंड ट्राइड पार्टी मेंबर को? देखिए, ये फैसला मुझे नहीं पता है कहाँ हुआ और ये भी मुझे नहीं पता, ही तो आपकी खबर है कि मुर्तज़ा वहाब जो है वो उसको एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जा रहा है। ये मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन अगर लगाया जा रहा है तो मुझे बताएं कि पहले भी अगर ठीक है इलेक्टेड आप कहते हैं MQM के रहे हैं, वो इलेक्टेड रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कराची के लिए मुझे कुछ ऐसी चीज़ बता दें, कोई बड़ा कारनामा बता दें जो ये जो लास्ट जो टेन्योर रहा है इसमें MQM के मेयर या डिप्टी मेयर ने जो है कोई कारनामा किया हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी भी डेवलपमेंट कराची में हुई वो सिंध गवर्नमेंट ने की है और वो KMC की तरफ से नहीं है। KMC का रोना ये था वसीम अख्तर का कि जी हमें फंड्स नहीं मिलते हैं। अब अगर एक सियासी बंदा आता है तो वो कम से कम इनको खुश होना चाहिए, तो फंड्स लेकर आएगा, काम करेगा यहाँ पर। तो जाहिर है अगर वो किसी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फंड्स की कमी नहीं होगी। सिंध गवर्नमेंट फंड लगा रही है। अभी लियारी के अंदर 2.5 अरब रुपए का पैकेज दिया है, इसी तरीके से मलीर में दिया है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पे दिया है, कोरंगी में दिया, सारे जिले में जो है काम हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो है 200 करोड़ रुपए का फंड्स दिए गए। तो मैं समझता हूँ कि काम इसी तरीके से होता है। अगर आपको काम करना है, हम काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम इसी तरीके से होगा। बुनियादी तौर पर सिंध हुकूमत का रिप्रेजेंटेटिव होगा तो फंड्स मिलेंगे, तो काम होगा, ये कह रहे हैं गैबोल साहब, वोहरा साहब। जी जी, हेलो जी जी, वोहरा साहब वो कहते हैं कि सिंध हुकूमत का रिप्रेजेंटेटिव होगा, हुकूमत का नुमाइंदा होगा तो फंड्स रिलीज होंगे। काम करने का तरीका ये है, प्रैक्टिकल सोच है। फिर बात ये है कि फिर ये चीज एक तय हो गई कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने, जिसकी सिंध हुकूमत है वो जो है अपना बल्दियात का मिनिस्टर तो उनका होगा ही होगा, वो अपना मेयर भी ले आएगा, ठीक है ना। मतलब इन अदर वर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटर इज ए मेयर। तो फिर ये तय हो गया कि भाई बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने, पॉलिटिकल अपने बंदे को जब ला के आप एक असाइनमेंट दे रहे हैं, उसको एक पोस्ट पे बिठा रहे हैं, तो फिर इंतखाबात की तो जरूरत पीपल्स पार्टी महसूस भी नहीं करेगी बल्दियाती। यही होगा ना। अच्छा, ये होगा फर्क होगी सब, आपको भी यही खतरा है? देखें, पहली बुनियादी चीज ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर लगाने की क्या जरूरत है? पूरी सिंध की हुकूमत काम कर रहा है, डेवलपमेंट कर, छोड़ें जी डेवलपमेंट क्या एडमिनिस्ट्रेटर लगा के करना है? पूरी सिंध की हुकूमत इनकी है, सारे वजीर इनके हैं, जो 13 साल से जो है वो कोई काम नहीं कर सके, क्या वो एक एडमिनिस्ट्रेटर लगा के काम करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि जो डेवलपमेंट थोड़ी बहुत होने लगी है उसको भी स्टक किया जाए, उसको भी रोका जाए। वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर जो है वो लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए, इन्फ्लुएंस करके जो है वो काम के अंदर रुकावटें डाली जाएं। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा और आपको एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए तो बेहतरीन मैनेजमेंट के और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मौजूद हैं, आपके पास स्टफ मौजूद है, आप उनको लगाएं, उनको बाख्तियार बनाएं, उनको आप वसाइल फराहम करें। वो वसाइल आप फराहम करने के लिए तैयार नहीं है। आप पूरा ADP का बजट तो उठा के देखें, पिछले साल की सिंध हुकूमत का जो ADP था, उस ADP का 50% तो ये खर्च ही नहीं कर सके। और उसमें कराची के लिए क्या रखा था? इन्होंने कुछ भी नहीं रखा था, सवाए जो है वो अपने लल्लों के लिए गाड़ियां लेने के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दूसरी जानिब लगाने के लिए कुछ भी नहीं इन्होंने किया। सबसे ज्यादा टैक्स, सूबाई टैक्स जो है वो सिंध हुकूमत कराची से इकट्ठा करती है। आज आप जाएं ना लांडी में, आज आप साइड में जाएं, वहां पर इंडस्ट्री के अंदर 6-6 फुट के आपको खड्डे मिलेंगे, सीवरेज का पानी मिलेगा। उनके पास, कराची का इंडस्ट्रियलिस्ट के पास कोई नई इंडस्ट्रियल जोन ही नहीं है। 40-40 करोड़ रुपए का इंडस्ट्रियल एकड़ हो गया है। कहाँ इन्होंने को सहूलत पैदा की है, रोजगार पैदा किया? जवाब दें। जो मामला उठाएंगे वहां आपको सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सबसे पीछे नजर आएगी। आपका जवाब सुनना चाहती है गैबोल साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से। नहीं, मैं एक इल्ज़ामात जो इनके देखे ना, इनके सारे इल्ज़ामात कोई प्रूव नहीं हुए। इससे पहले जो हमने आपके शो में बात की कि इन्होंने सबसे करप्ट तरीन जो है पार्टी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को करार दिया, वो साबित नहीं हुआ। अभी भी ये जो फारूक साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनको पता ही नहीं है लांडी किधर है, इनको पता ही नहीं है कोरंगी किधर है। ये आए चले देख, मैं आपको बताता हूँ कि जितने तरक्याती काम मैं आपको घुमाता हूँ, आप मेरे दोस्तों में अपनी गाड़ी में आपको लेकर जाऊँगा, बताऊँगा कितने फ्लाईओवर्स बने हैं, बताऊँगा कितने अंडरपास बने, कितने रोड्स बने और इस वक्त बन रहे हैं, कितने हॉस्पिटल्स बने हैं, ट्रॉमा सेंटर देख लें, NICVD देख लें। मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूं।
वोहरा साहब भी सुन रहे हैं कि आप लोगों ने एक बस तक तो हमें दिया नहीं है। फारूक हबीब तैयार है, ग्रीन बस का बस किधर है? अरशद वोहरा से भी पूछे, मुझे पता है कि बस किसको देना था। वो कह रहे अरशद वोहरा को गाड़ी में बिठा के दिखा दें। देखिए मैं या अरशद वोहरा, देखिए भाई साहब बात है, मैं या अरशद वोहरा हम कराची में घुमाते हैं, इनको साइड पाकिस्तान का बिगेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट दिखाता हूँ। जी अरशद वोहरा साहब, वो आपको गाड़ी में बिठा के दिखाना चाहते हैं वो प्रोजेक्ट जो आप देख नहीं सकते। बिल्कुल मैं इनके साथ देखना, इनके साथ पहले भी मैं घूमा हूँ गाड़ी में, इनके साथ मैं फिर कराची इनको भी घुमाऊंगा, खुद भी घूमूंगा और इन्हें बताऊंगा कि कराची में जो है जो इंडस्ट्रियल स्टेट जो पाकिस्तान का, जिससे पाकिस्तान की 33% इकोनॉमी है, उस साइड का क्या हाल है। इनको औरंगी की गलियां दिखाऊंगा, इनको औरंगी टाउन दिखाऊंगा। इनसे ये तो पूछ लेना कि 13 साल हो गए, एक कतरा पानी का नहीं दे सके, ट्रांसपोर्ट में एक बस नहीं दे सकी 13 साल में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। आप ये तो देखें ना कि मतलब ये बस किसको देना था अरशद साहब, बस किसको देना, वफाकी हुकूमत को देना था ना, K4 किसको करना था? एनिमेटेड वीडियो दिखाएं अपना डॉक्टर साहब। K4 पहले जो करना था। मेरे से बात सुने, मेरे दादा 2 दफा, सुने मेरी बात सुने ना, जस्ट लिसन टू मी। मेरे दादा 2 दफा मेयर कराची रहे हैं, 1953 में भी और 1956 में भी। मैं सन ऑफ सॉइल हूँ, कराची का हूँ, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि मुझे पता है, अगर आप मोहित पीरजा साहब आप कराची आते जाते हैं, मुझे सिर्फ बता दें कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने 1100 अरब का हमें ऐलान करके गया कि 1100 अरब फंड्स हम देंगे। कहां गए 1100 अरब? कौन खा गया? झूठ क्यों बोलते हैं भाई? एमक्यू वाले क्यों नहीं पूछते वफाकी हुकूमत से? एमक्यू वाले पीटीआई से क्यों नहीं पूछते कि भाई आपने 1100 अरब का ऐलान किया था, पैसे कहां गए? तो ये सिर्फ बातें करना, ये जितने भी डेवलपमेंट हो रही है ये सिंध गवर्नमेंट कर रही है। तो सिंध गवर्नमेंट अगर अपना एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आएगी तो सिंध को ही, कराची को ही फायदा मिलेगा, क्योंकि फंड्स के बिल पे रोना दो ये जो कर रहे हैं अभी। वक्त हमारा, ये सारी डेवलपमेंट बिलावल हाउस में हो रही है और कहीं नहीं हो रही। अच्छा, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। ये कराची में लोग ज़ाहिर देख रहे हैं, वो इसका फैसला कर सकते हैं कि कौन सही कह रहा है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।